हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि ये क्लास नंबर 10 है। अब इसके बाद आपको पावर सिस्टम के वीडियो मिलेंगे, लेकिन इस क्लास में मैंने एक चीज़ खास किया है कि इस क्लास में जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ का जो मतलब एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल डिटेल फॉर्म में मैंने लिख दिया है। और आगे के जितने भी पावर सिस्टम के वीडियो मिलेंगे आपको उन सब का पीडीएफ इसी फॉर्म में मिलेगा कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से लिखा हो। आपको 10 से 15 क्वेश्चन ही रहे पर पीडीएफ में, ताकि आप धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को करो। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको 200 क्वेश्चन मिल जाए, 500 क्वेश्चन मिल जाए तो आप फिर उतना नहीं पढ़ सकते। आपको 10 से 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन सबका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत सही होगा। तो जो लोग भी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किए हैं, मान लो अभी नए नए प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो यह पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा मेरे अपने टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा इलेक्ट्रिकल लाइफ, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको इस तरह की वीडियो मतलब कि वीडियो भी मिलेंगे, प्लस इस तरह की पीडीएफ भी आपको मिलेगी जिनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताते चलिए कि क्या होगा। क्या है, इंडक्टेंस इफेक्ट द डायरेक्ट करंट फ्लो, यानी इंडक्टेंस इफेक्ट क्या होगा जब डायरेक्ट करंट हमारी फ्लो होती है। तो ऑप्शन क्या आपका है, ऑप्शन आपका है ओनली एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑफ, या सेकंड क्या है ओनली एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन, एंड थर्ड क्या है एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन एंड ऑफ, एंड फोर है कि एट ऑल द टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए, इंडक्टेंस का इफेक्ट क्या होता है जब हम डायरेक्ट करंट को फ्लो करवाते हैं। तो पहले तो जान जाइए जो इसका टर्निंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ टर्निंग ऑन एंड ऑफ। जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ। इसका मतलब ये है कि इंडक्टर को जब आप टर्न ऑन करते हो तब उसका इफेक्ट आपको मतलब कि डीसी करंट के कारण होगा, और जब ऑफ करोगे तब, यानी ऑन और ऑफ करेंगे तब उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, देखिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से। क्या है कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग एन ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विच अपोज द चेंज इन द करंट, जो कि क्या करता है, अपोज करता है सडन चेंज इन करंट का। दिस अपोजिंग ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज द काउंटर ईएमएफ और बैक ईएमएफ। क्लियर है इतनी चीज़ कि जो अपोजिंग ईएमएफ आप मतलब कि डेवलप हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए when the circuit current reach its maximum value determined by the voltage and resistance it is no longer change in value and the field no longer expand, so that no EMF of self inductance induction is generated. The field remains stationary, but when the current attempt to rise or fall, the field will either expand or contract and generated a counter EMF opposing the change in current flow. अब देखिए इस पूरी चीज़ का मतलब क्या है कि मतलब ये है कि जब भी आपको मालूम मैक्सिमम करंट को पता करना है तो आप क्या करते हो, वोल्टेज और मतलब रेजिस्टेंस के रेशियो से पता करते हो। बट अगर आपकी करंट क्या हो, इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, ठीक है, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर सर्किट में करंट आपकी क्या हो रही है, मतलब डाउन हो रही है या फिर मतलब कि अप हो रही है, बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो आपकी चेंज होने लगती है, जिसके कारण से उसको अपोज करने के लिए एक मतलब इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखें तो फॉर डायरेक्ट करंट इंडक्टेंस इफेक्ट द करंट फ्लो ओनली व्हेन द सर्किट इज टर्न ऑन एंड ऑफ और व्हेन सम सर्किट कंडीशन इज चेंज्ड, सिंस ओनली एट दोज टाइम डज द करंट चेंज इन इट्स वैल्यू। अब कहने का मतलब क्या है कि सर्किट में जब ऑन या ऑफ होगा तभी इंडक्टर पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मतलब वो सडन चेंज नहीं होगा। एक्चुअली में जो इंडक्टर है वो क्या है, वो सडन चेंज नहीं होता है करंट का, मतलब करंट को सडन चेंज नहीं करता। यानी जब आप ऑफ करोगे तो जो ऑन टाइम पे आपके पास करंट थी वही करंट ऑफ टाइम पे भी दिखाएगी, बट कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे आप ऑफ किए, इंडक्टर लगा हुआ है, फिर उसको ऑन किए तो कुछ टाइम के लिए करंट जीरो ही रहेगी,
लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। यही क्या होता है, इंडक्टर का इफेक्ट होता है किसमें, डीसी में, जब हम उस पर डीसी सप्लाई लगाते हैं। क्लियर है? तो एक्सप्लेनेशन आप देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए क्या है, इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल वेरीज। जो इंडक्टेंस है किसी कॉइल का वो वेरी कैसे करता है। ऑप्शन ए है डायरेक्टली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक कोर, directly as square of number of turns, directly as the permeability of core, inversely as the length of iron path। एंड फिफ्थ ऑप्शन जो इसमें हमने एक बनाया है वो बोथ 1 and 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है फटाफट बताइए क्या होगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बोथ 1 and 4। अब देखिए 1 and 4 में क्या था आपका, 1 and 4 में है कि जो डायरेक्टली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक कोर, यानी जो यल होगा वो डायरेक्टली होगा, प्रोपोर्शनल होगा ए के, और जो 4 में है वो क्या है, इन्वर्सली एज द लेंथ, यानी कि यल जो होगा वो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यल की। तो दो चीज़ तो क्लियर है कि इतनी होती है, लेकिन हमको पूरा फॉर्मूला देखना है। तो पूरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इतनी चीज़ आप जानते चलो, ठीक है। तो देखिए ये पूरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वायर इज गिवन बाई। तो एक इंडक्टेंस के लिए जो कॉइल दिया रहता है यल बराबर, तो म्यू एन स्क्वायर ए अपान यल होता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। जैसे देखिए परमिबिलिटी में क्या किया था, डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो डायरेक्टली ऐसे स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये भी आपका सही है। और डायरेक्टली एज द परमिबिलिटी ऑफ द कोर, इन्वर्सली एज द लेंथ ऑफ। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एक ऑप्शन था कि बोथ 1 and 4, ये तो सही था, लेकिन ये दोनों भी सही है, ठीक है। डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक ऑप्शन आप इसमें बना सकते थे ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, मैंने बनाया नहीं है ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो होगा ये परमिबिलिटी के भी मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पूरे इस कंसेप्ट से, इस क्वेश्चन से आप इतनी चीज़ें जान सकते हो, ठीक है। चलो कोई नहीं, ऑप्शन के हिसाब से मैंने मान लो कि क्वेश्चन आंसर गलत रख दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि चीज़ें गलत नहीं हैं, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो हेयर या नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड म्यू परमिबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, यल लेंथ ऑफ द कॉइल। अब देखिए क्या है ये कॉइल एरिया किसको हम कहते हैं, थोड़ा सा मैंने एक मतलब थोड़ा अलग चीज़ डाल दिया है, तो इसको देख लीजिए आप कि कॉइल एरिया जो है ग्रेटर कॉइल एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कोर रिजल्ट इन ग्रेटर इंडक्टेंस। यानी कि अगर कॉइल एरिया, जैसे कॉइल एरिया क्या है, ग्रेटर कॉइल एरिया, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कोर क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो कॉइल एरिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब कॉइल एरिया ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, यल भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है, कॉइल लेंथ। तो द लॉन्गर द कॉइल लेंथ द लेस इंडक्टेंस, द शॉर्टर द कॉइल लेंथ द ग्रेटर इंडक्टेंस। अब देखिए कॉइल लेंथ की अगर हम बात करें तो कॉइल लेंथ जो है यल है वो प्रोपोर्शनल है 1/L के। इसका मतलब है कि अगर लेंथ आप इंक्रीज करोगे तो इंडक्टेंस आपका क्या होगा, डिक्रीज। यानी कॉइल लेंथ आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, यानी लंबा कर रहे हो, लॉन्गर कॉइल लेंथ। तो फिर उस कंडीशन में जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। और अगर आप यल को कम करोगे तो यल क्या मतलब कि जो यल मतलब मीन्स लेंथ अगर आप ज़्यादा कम करोगे तो इंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, ऑल द रूल एंड लॉ ऑफ डीसी सर्किट आल्सो अप्लाई टू एसी सर्किट कंटेनिंग। यानी जितने भी रूल्स लॉ और डीसी सर्किट में अप्लाई होते हैं उसमें से किस पर एसी सर्किट में भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो क्या कैपेसिटेंस के लिए होता है, इंडक्टेंस के लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस ओनली। क्या होगा, रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ओनली। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, मेनी एसी सर्किट कंटेंट रेजिस्टेंस ओनली। बहुत से ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है, रेजिस्टेंस। द रूल्स फॉर दिस सर्किट आर सेम रूल्स दैट अप्लाई टू डीसी सर्किट। तो इनके लिए भी वही सेम रूल लगता है जो कि डीसी सर्किट में लगता था।
रजिस्टर लैंप एंड हीटिंग एलिमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टिव एलिमेंट। तो रजिस्टर लैंप एंड हीटिंग एलिमेंट ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रजिस्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल है। व्हेन एन एसी सर्किट कंटेन्स ओनली रजिस्टिव रेजिस्टेंस, यानी एक एसी सर्किट हो और वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को ही ले रही है, तो ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड द वेरियस रूल दैट अप्लाई टू वोल्टेज, करंट एंड पावर इन ए डीसी सर्किट आल्सो अप्लाई टू द एसी सर्किट। तो कोई भी ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो सारे के सारे रूल जो कि डीसी में लग रहे थे वही सारे रूल किस में लगा सकते हो? एसी में लगा सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप देख के चलो। क्लियर? चलिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट। जो टाइम कांस्टेंट होता है एक इंडक्टिव सर्किट के लिए वो क्या होता है? ऑप्शन आप पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है? इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि जो यल है, सॉरी टाइम कांस्टेंट जो टाउ है, वह यल की इंक्रीज होने से इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस को भी हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस के संग। यही कह रहा है। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है? इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। एंड सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अच्छा, जो पहले में था उसमें आर डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा जब आर को आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज, एंड यल को आप क्या कर रहे हो? सॉरी हाँ, यल को क्या कर रहे हो? इंक्रीज। दोनों को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तब हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये कह रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ इंडक्टेंस, यानी टाउ आपका इंक्रीज होगा जब यल हमारा डिक्रीज होगा, एंड डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने से हमारा टाउ क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये फोर्थ मतलब थर्ड ऑप्शन में कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है? इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टाउ जो होगा हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा यल को डिक्रीज करने से और आर को इंक्रीज करने से। तो इसमें से करेक्ट कौन है? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टाइम कांस्टेंट एक इंडक्टिव सर्किट के लिए टाउ बराबर यल बटे आर होता है। यल बटे आर। अब देखिए टाउ को इंक्रीज करने के लिए यल को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, और आर को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। सिंपल सा। यल को इंक्रीज करोगे तो टाउ इंक्रीज होगा, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर आर को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। तो फिर हमारा टाउ आल्सो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल जाएगा। इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो देखिए ध्यान से कि द रेशियो ऑफ यल बाई आर इज कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टिव सर्किट। अब देखिए क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ यल बाई आर, यानी यल बटे आर का जो रेशियो है इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और इंडक्टिव सर्किट में एंड गिव्स, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, एंड गिव्स द टाइम इन द सेकेंड। और ये किस में देता है टाइम? सेकेंड में देता है। इंपॉर्टेंट है कि किस में दे रहा है? सेकेंड में देता है। एंड रिक्वायर्ड for the circuit to rise to 63.2% of its maximum value। और ये क्या होता है कि 63.2% पर जब आपकी सर्किट मैक्सिमम मतलब कि इतने परसेंट पर पहुंच जाती है, तो उस टाइम पे ये टाइम कांस्टेंट आपका मतलब पूर्ण हो जाता है, यानी फुल हो जाता है। ठीक है। तो फिर उस हिसाब से हम कहें तो हेंस द टाइम कांस्टेंट ऑफ द इंडक्टिव सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस के डिक्रीज करने से इंक्रीज होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव सर्किट इज यूजुअली इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर टू इट इन। यानी अगर आपको पावर फैक्टर क्या करना है? इम्प्रूव करना है, तो एक इंडक्टिव सर्किट है उसमें कैपेसिटर को आप कनेक्ट कैसे करोगे? पैरेलल, सीरीज, आइदर वन और टू, नन ऑफ दिस। क्या करोगे आप बताओ, फटाफट बताओ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पैरेलल में। कैसा होगा? पैरेलल में। चलिए देखिए कैसे। देखिए इन द इंडस्ट्री इंडक्टिव लोड ड्रॉ लैगिंग करंट। जो इंडक्टिव लोड होता है वो कैसी करंट ड्रॉ करता है? लैगिंग, विच इज टर्न इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर, जिसके कारण से आपका इंक्रीज हो जाती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या हो जाती है? जब लैगिंग लोड होगा यानी लैगिंग करंट होगी तो रिएक्टिव पावर हमारी इंक्रीज हो जाएगी। फिर in this case the kVA rating of the transformer and the size of the conductor should be increased। तो इस कंडीशन में क्या होगी? जब आप ज़्यादा लैगिंग करंट लेते हो तो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग एंड साइज, यानी जो कंडक्टर उसमें हैं उनकी साइज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है
टू कैरी आउट ऑफ एडिशनल रिएक्टिव पावर, क्योंकि आपको एडिशनल रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे मतलब है नहीं लेकिन बढ़ गई है, तो उसी को फुलफ़िल करने के लिए आपके कंडक्टर की साइज़ ज़्यादा लगानी पड़ेगी और जो रेटिंग होगी ट्रांसफार्मर की वह भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जनरली कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। कैपेसिटर जो होता है जनरली कनेक्ट कैसे होता है, पैरेलल में विथ द लोड टू इम्प्रूव लो पावर फैक्टर बाय इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर वैल्यू। यानी अगर लो पावर फैक्टर है तो कैपेसिटर को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो कैसा हो जाएगा, वो इम्प्रूव कर देगा पावर फैक्टर को। ठीक है। कैपेसिटर ड्रॉ लीडिंग करंट एंड पोलैरिटी आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द लैगिंग रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड। यानी कैपेसिटर जो होता है वो कैसी पावर आपको मतलब कैसी करंट देता है, लीडिंग करंट। ठीक है, लीडिंग करंट देता है और वह क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है लैगिंग करंट को या फिर लैगिंग रिएक्टिव पावर को। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर को और जो ड्रॉ करेगा वो लीडिंग करंट होगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जानते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए क्या होगा। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी। अब देखिए द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड, अब यूनिटी कपल्ड कॉइल में पूछ रहा है कि एक 9 हेनरी का है एक 4 हेनरी का है, तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए जो आंसर है इसका 6 हेनरी, देखिए कैसे, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स होता है वो यम बराबर होता है अंडर रूट L1 L2, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, L1 इंटू L2, तो यम बराबर हो जाएगा, और यूनिटी कपल कॉइल है तो यहाँ पे देखो यम बराबर जो होता है के अंडर रूट L1 L2 होता है। ठीक है, बट के जो है वो यूनिटी कपल कॉइल बोल दिया है तो के का मान क्या हो गया है, 1 हो गया है। के का मान कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए यम बराबर अंडर रूट L1 इंटू L2 लिखा गया है। L1 का मान आपको 9 दिया है, L2 का मान आपको 4 दिया है, तो 9 चौक को 36 अंडर रूट 36, तो उसको जब बाहर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 6 हेनरी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। तो कौन सी सर्किट का पावर फैक्टर 0 होगा, आपको यही बताना है। रजिस्टिव सर्किट का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का, बोथ 2 एंड 3। तो फटाफट बताइए किसका पावर फैक्टर सर्किट का 0 होगा। तो पावर फैक्टर आपका 0 होगा बोथ 2 एंड 3, यानी कि कैपेसिटर एंड इंडक्टर, यानी जिस सर्किट में कैपेसिटर है और इंडक्टर है वो भी और वहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। इफ करंट एंड वोल्टेज आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज देन द पावर P विल बी 0। वी नो दैट द पावर इन AC सर्किट। हम जानते हैं कि AC सर्किट में पावर क्या होती है, P बराबर VI cos फाई, VI cos फाई, और ये cos फाई ही क्या है, आपका पावर फैक्टर है। cos फाई ही क्या है, पावर फैक्टर है। तो इन इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज जो होता है वो यहाँ होता है, करंट आपकी यहाँ होती है। ठीक है, करंट यहाँ होती है तो 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0। सिंपल सी बात है, cos 90 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, और 90 डिग्री एंड इन कैपेसिटिव सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। लेकिन जब कैपेसिटिव सर्किट होती है तो करंट हमारी यहाँ होती है, वोल्टेज हमारा यहाँ होता है, तब भी इनके बीच में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री अगेन क्या हो जाएगा, 0। cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। इफ़ द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आर 90 यानी 5 डिग्री देन पावर P बराबर VI cos 90 बराबर 0। यानी जब जब फाई का मान 90 होगा तो फिर पावर भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, उस टाइम पे पावर यानी जो ये P बराबर VI cos फाई है वह भी क्या होगी, 0। अगर आपका पावर फैक्टर 0 हो गया, cos फाई आपका 0 हो गया, तो फिर आपकी पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं वह एक्टिव पावर नहीं होती उनमें, यानी 0 होती है। ठीक है, तो ये नोट करिएगा कि cos 90 बराबर 0 होता है। मैंने लिख दिया ताकि आपको पता रहे इतनी चीज़ें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी, यानी कौन सा पावर फैक्टर यूनिटी होगा किसके केस में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के चलो। तो क्वेश्चन अभी मैंने कहा कि किसका जीरो होता है, तो आपने बताया था इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस में। बट एक चीज़ बच गया, एक एलिमेंट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में कितना होता होगा, 1 होता है। तो रेजिस्टेंस में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज होता है और जो करंट होती है वो दोनों एक फेज में होते हैं। एक फेज में होने का मतलब क्या, कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इसलिए कॉस फाई जो होगा, कॉस फाई वो 0, मतलब कॉस 0 होगा। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट। तो देखिए क्या है, प्योर और वी आई कॉस फाई इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट द वोल्टेज अप and the current are in the same phase, therefore the angle between voltage and current is 0, hence p बराबर वी आई कॉस 0 बराबर p बराबर वी आई। ठीक है। अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, मैंने एक और चीज़ एडिशनल चीज़ें मतलब डाल दी हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। क्या है कि पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट हाई। एक क्वेश्चन है पावर सिस्टम मतलब पावर फैक्टर से ही, एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया थोड़ा सा कि आप इससे भी जानो कि हम पावर मतलब जो सिस्टम होता है उसमें पावर फैक्टर को हाई क्यों रखते हैं। तो ऑप्शन क्या है आपका, रिड्यूस द लाइन लॉसेस, मैक्सिमम द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटर ऑफ जनरेटर लाइन्स एंड ट्रांसफार्मर, टू रिड्यूस वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन ड्यू टू ऑल ऑफ सीजन्स। ठीक है, तो सारे सारे सही हैं, तो आपको आंसर बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि सारे के सारे क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्या क्या एडवांटेज हैं हाई पावर फैक्टर के। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रेम होते हैं मतलब क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है एडवांटेज ऑफ हाई पावर फैक्टर, क्या क्या एडवांटेज है। इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ सिस्टम एंड डिवाइस, यानी जो डिवाइस रहेगी उसकी इफिशियंसी डिक्रीज हो मतलब इंक्रीज हो जाएगी, या फिर सिस्टम है या फिर कोई डिवाइस है, तो पावर फैक्टर हाई होगा तो उसकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी। लो वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, लो होगा। चलो सही है। उसके बाद रिडक्शन इन साइज ऑफ कंडक्टर एंड केबल विच रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द कॉपर, यानी जो रिडक्शन होगा मतलब उसकी जो कोई कंडक्टर होगा उसकी साइज में भी रिडक्शन होगा, और केबल जो कि मतलब रिड्यूस हो जाएगी, तो जिसके कारण से केबल में कंडक्टर हो उसकी साइज रिड्यूस होगी, या फिर ओवरहेड है सबकी साइज जो होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होगी कॉपर की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद एंड इंक्रीज इन अवेलेबल पावर, यानी कि पावर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लाइन लॉसेस कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर इज रिड्यूस, तो आई स्क्वायर आर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखना पावर फैक्टर के इंक्रीज करने से जो लॉसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। उसके बाद अप्रोप्रिएट साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर जनरेटर इट्सी, तो आप अप्रोप्रिएट साइज में जनरेटर और जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन है ट्रांसफार्मर जनरेटर इन सबको एक साइज में बना सकते हो। उसके बाद एलिमिनेट द पेनल्टी ऑफ लो पावर फैक्टर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी को आप जो लो पावर फैक्टर से मतलब पे करते हो, जो पेनल्टी आपके ऊपर लगती है वो भी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, वह भी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद लो किलोवाट आवर, जो किलोवाट पर आवर होगा यानी जो यूनिट का पैसा दे रहे हो वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेविंग ऑन द पावर बिल, पावर बिल में भी आपकी क्या होगी, सेविंग होगी। तो क्लियर है कि जब आप मतलब कि ज़्यादा यूज करोगे पैसे उसकी तुलना में आपको कम देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटर यूसेज ऑफ पावर सिस्टम लाइन एंड जनरेटर इट्सी, तो जो होगा उसका यूजेज बहुत ही बेटर तरीके से हो जाएगा। उसके बाद सेविंग इन एनर्जी एज वेल एज रेटिंग एंड द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट इज रिड्यूस, तो जितने भी इक्विपमेंट होंगे सारे के सारे उनकी जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है आपका, तो सिस्टम बहुत ही हेल्दी रहेगा आपका। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटेंस सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच वोल्टेज। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है, फॉल्स टू 36.8% ऑफ द फाइनल स्टडी वैल्यू, rises to 38.6% of its final study value, rises to 63.2% of its final study value, none of these। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या होगा ये। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी राइजेज टू 63.2% ऑफ इट्स फाइनल स्टडी वैल्यू। चलिए देखिए क्या है, एन आरसी टाइम कांस्टेंट and RC time constant tell us about the relation between time, resistance and capacitance। तो एक RC सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो बेसिकली आपको क्या दिखाएगा कि जो टाइम कांस्टेंट है और जो रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है उनके बीच में रिलेशन। तो एक RC सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो RC होता है। द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन द सर्किट। तो जो ये टाइम कांस्टेंट है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर और कैपेसिटेंस पर। ठीक है, द टाइम कांस्टेंट रिफ्लेक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 63.2% ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो कितने चार्ज मतलब कि अप्लाई होता है, मतलब कितने चार्ज मतलब अप्लाइड वोल्टेज हम लगाएंगे तो इतने परसेंट पे जाके हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो 63.2% पर जब हमारा वैल्यू पहुंचेगी, यानी 100 वोल्ट आप लगाए हो तो 63.2% पहुंचेगा तो हमारा कैपेसिटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद और टू डिस्चार्ज डाउन 36.8% एंड उसको डिस्चार्ज करें तो 36.8% पे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, द टाइम कांस्टेंट इज गिवन एज टी बराबर आर सी, वेयर टी टाइम इन सेकेंड, यानी जो टाउ से हम कहीं कहीं लिखते हैं, मान लो यहाँ टी लिया है तो वेयर बराबर टी इन टाइम से, मतलब कि टाइम जो होती है किस में होती है, सेकेंड। तो कभी कभी आपसे टाइम कांस्टेंट की यूनिट पूछता है तो क्या होगी, वो होगा आपका सेकेंड। ठीक, और आर जी हो रजिस्टिव और जो सी है वो फैरड में होगा, आर जो होगा वो किस में होगा, ओम में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर थ्रू ए कॉइल ऑफ 1000 टन्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 400 लाइन्स, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। अब सेल्फ इंडक्टेंस आपसे यल पूछ रहा है जिसमें आपको नंबर ऑफ टन्स दिया है, फ्लक्स दिया है और करंट दिया है, इतनी तीन चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको क्या पता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको पता है एन फाई बटे यल होता है। यल बराबर क्या होता है, एन फाई बटे आई। ठीक है, एन फाई बटे आई होता है, जिसमें से आपको पता क्या क्या चीज़ें हैं, एन आपको पता है, आई आपको पता है और फाई आपको पता है। तो यल बराबर एन फाई बटे आई अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता है तो सब की सब चीज़ें निकाल सकते हो, बस हमने फॉर्मूले में रख दिया। एन जो था 1000 था, गुड़े फाई जो है 400 गुड़े, देखिए फाई जो दिया वो दिया किस में है, अच्छा फाई जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स आप 400 लाइन्स, तो लाइन्स आपको कितनी दी है, 400 लाइन्स। तो एक लाइन्स में कितने मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं, तो होती हैं 10⁻⁸। ठीक है, तो 400 लाइन है तो गुड़े हम 400 कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसमें कितनी लाइन्स होंगी, तो होती हैं 10⁸ और एक लाइन में कितने फ्लक्स होंगे आपके, तो 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कितनी लाइन्स आपकी हैं मान लीजिए, तो 400 इंटू 10⁻⁸ बटे आई आपको 4 दिया है, तो बस हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 1 × 10⁻³ हेनरी, जो कि कितना होता है 1 मिली हेनरी के बराबर होगा। कितना होगा 1 मिली हेनरी, क्योंकि 10⁻³ जो होता है वो क्या होता है, मिली हेनरी होता है, यानी मिली में होता है। अब हेनरी है तो हेनरी हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। The RMS value of alternating current is given by steady DC current which when flowing through a given circuit for a given time produces। अब देखिए क्या है कि the RMS value of alternating current is given by steady DC current which when flowing through a given circuit for a given time produces। तो फिर the more heat than produced by AC when flowing through the same circuit, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जब आप एसी देंगे डीसी की सेम सर्किट में फ्लो करने के लिए,
या फिर द सेम हीट एज प्रोड्यूस बाय एसी व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट। यानी अगर डीसी कोई सर्किट है, अगर एसी आप दे रहे हो तो उसमें जितनी हीट डीसी के कारण पैदा हो रही थी उतनी ही हीट किसके कारण पैदा होगी, एसी के कारण पैदा होगी। या फिर उसके बाद क्या है, द लेस हीट देन प्रोड्यूस बाय एसी फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट। यानी डीसी सर्किट में जब आप एसी फ्लो करोगे तो उस कंडीशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डीसी वाले से कम प्रोड्यूस होगी, या फिर नन ऑफ दिस। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई डीसी सर्किट है और आप उसमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई कर रहे हो, उसमें जो हीट डेवलप होगी वो क्या डीसी के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी या उससे ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, यही क्वेश्चन की मीनिंग है। ठीक है, तो आप बताओ फटाफट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड कि द सेम हीट एज प्रोड्यूस बाय एसी व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट। देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन में, द टर्म्स आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर। जो आरएमएस है इसका मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। मस्ट बुक डिफाइन दिस एज द अमाउंट ऑफ एसी पावर दैट प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज एन इक्विवेलेंट डीसी पावर। तो बहुत सी बुक में आप देखोगे तो आपको सिर्फ यही लिखा रहता है कि जो अमाउंट ऑफ एसी पावर दैट प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज एन इक्विवेलेंट ऑफ डीसी पावर। यानी डीसी सर्किट में जो हीट आप डेवलप कर रहे हो अगर एसी सप्लाई भी दिए तो उसमें उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, वही क्या कहलाती है आपकी आरएमएस वैल्यू कहा जाता है, उसी चीज़ को आरएमएस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर वेव फॉर्म करंट हैज फ्लोइंग रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू। यानी एक स्क्वायर वेव फॉर्म है, एक कैसा है स्क्वायर वेव फॉर्म है, उसमें आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, यही क्वेश्चन है आपका। तो क्या है, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू करंट इज ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज लेस देन द एवरेज वैल्यू, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मतलब आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी एवरेज वैल्यू के। ठीक है, आरएमएस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी एवरेज वैल्यू के, जो कि आप देख सकते हो कि लिखा है आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एक स्क्वायर वेव के लिए हमने आरएमएस वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो बहुत इसमें ज़्यादा वो नहीं है, आप ऐसा इतना टफ क्वेश्चन आपसे कभी नहीं आएगा, लेकिन आप इतना जानते रहो कि जब भी हम निकालते हैं, मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ कि जो स्क्वायर होता है उसका आरएमएस वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू सब के सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, यह इक्वेशन देख लो डाल दिया है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो वी आर एम एस है जब इसको हम निकालेंगे तो हमें वी पी की पी के मतलब कि पीक वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, पीक वैल्यू मिल जाएगी बराबर। तो वी आर एम एस जो होगी पीक वैल्यू के बराबर होगी। उसके बाद जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना, वह भी किस में होगी, वी पीक वैल्यू के बराबर होगी। तो जब भी हम मतलब एक स्क्वायर सर्किट मतलब स्क्वायर वेव फॉर्म की बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू तीनों की तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हेंस इन केस ऑफ स्क्वायर वेव द आरएमएस वोल्टेज एंड एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वोल्टेज। ठीक है, तो ये आप याद रखो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है द डबल एनर्जी ट्रांजिएंट अकर्स इन द। तो डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किस में अकर होता है, किस में होता है, ऑप्शन आपके हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, किस में होता है, आपसे यही बोल रहा है। तो जो डबल ट्रांजिएंट आपका होता है वह बेसिकली, ठीक है, आरएलसी सर्किट में होता है, किस में होता है, आरएलसी सर्किट में, यानी ऑप्शन नंबर 4 में होता है। चलिए देखते हैं कि सिंगल एनर्जी एंड डबल एनर्जी ट्रांजिएंट। तो डबल एनर्जी ट्रांजिएंट बोला है तो डबल एनर्जी जो होती है वो आरएलसी में होती है, बट हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। सिंगल एनर्जी ट्रांजिएंट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए सिंगल एनर्जी ट्रांजिएंट के बारे में। तो सिंगल एनर्जी ट्रांजिएंट इज द ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्बेंसेस वेयर ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी either electromagnetic or electrostatic is involved. That's mean transient disturbance in a circuit consisting of resistor and inductor. That's mean RL circuit or a RC circuit. अब देखिए सिंगल एनर्जी ट्रांजिएंट का मतलब क्या है कि सर्किट में एक ही एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए, चाहे तो एल होगा चाहे तो सी होगा।
यानी चाहे तो सर्किट आर एल होगी चाहे तो आर सी होगी, क्योंकि आर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है। वो कैसा है, क्योंकि उसमें ट्रांजिएंट होता ही नहीं है। ट्रांजिएंट जो आपका होता है वो यल में होता है और सी में होता है। तो जिस सर्किट में यल केवल यल और आर मान लो प्रेजेंट है, यानी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, सिंगल एनर्जी ट्रांजिएंट होगा, सिंगल एनर्जी ट्रांजिएंट होगा। बट डबल एनर्जी ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट इज द ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस वेयर बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इंडक्टर भी हो कैपेसिटर हो, क्योंकि इंडक्टर जो है वह एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो कैपेसिटर है वह भी एनर्जी को स्टोर करता है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो जब दोनों आर मतलब दोनों यानी यल और सी दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो या फिर दैट्स मीन द ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस इन ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दैट मीन आरएलसी सर्किट। तो डबल एनर्जी ट्रांजिएंट में आपका आरएलसी सर्किट इन्वॉल्व होगा, यानी दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे जो कि यल और सी ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो था वो करेक्ट था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है द ट्रांजिएंट करंट आर एसोसिएटेड विद द, तो ट्रांजिएंट करंट आर एसोसिएटेड विद द change in the storing energy in the inductor and capacitor, impedance of the circuit, applied voltage to the circuit, resistance of the circuit। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी चेंज इन द स्टोरिंग एनर्जी इन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा कि आंसर एक, यानी चेंज इन स्टोरिंग एनर्जी इन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि the transient disturbances in the electrical circuit are disturbances caused by sudden switching off and on or short circuit of the circuit and sudden change in the applied voltage। यानी कि जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट में जो हम चेंज करते हैं, जैसे इंडक्टर में या फिर कैपेसिटर में, इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है, और कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। यानी जैसे ही सर्किट को आप ऑफ करोगे तो सडन चेंज को अपोज करेगा, यानी जो करंट होगी सर्किट में वह इंडक्टर उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी अगर वो करंट 5 एम्पियर है तो उसको जीरो नहीं होने देगा। जैसे सर्किट डायरेक्टली आप चेंज करना चाहो तो डायरेक्टली चेंज नहीं करेगा, उसको अपोज करेगा। ठीक है, वही चीज़ कही गई है। तो द करंट डेवलप इन द सर्किट ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंसेस इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट करंट। तो इस मतलब कि डिस्टर्बेंसेस के कारण जो करंट आपकी फ्लो होगी वो क्या होगी, ट्रांजिएंट करंट होगी। द रिजल्टेंट करंट इन द सर्किट इज द स्टेडी स्टेट करंट, और जो बाद में करंट आपके पास होगी वो कौन सी होगी, स्टेडी स्टेट करंट होगी विथ ए ट्रांजिएंट करंट सुपर इम्पोज, और उस स्टेडी स्टेट करंट पर आपकी ट्रांजिएंट करंट क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी। The transient current are found to be associated with the change in stored energy in a capacitor and a inductor. Hence, in a purely resistive circuit, no transient current is developed since there is no stored energy in a resistor। तो रजिस्टर में कोई भी एनर्जी स्टोरिंग मतलब क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की ट्रांजिएंट नहीं होता है। ट्रांजिएंट सिर्फ और सिर्फ आपका किस में होगा, ट्रांजिएंट आपका सिर्फ यल में होगा और सी में होगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको ऐसे पीडीएफ बहुत मिलने वाले हैं, क्योंकि जब इस पीडीएफ को आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।